हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है रश्मि रॉकेट, जिसके एमडीबी रेटिंग की बात करूँ तो 7.7 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रश्मि से। और यहाँ ज़्यादातर लोगों के दो नाम होते हैं, और जो दूसरा नाम होता है ना, वो उसको रियल में आइडेंटिफाई करता है। जैसे कोई मोटा हो गया तो मोटू, लंबा हो गया तो लंबू। रश्मि बहुत तेज भागती है, इसलिए उसको रॉकेट कहते हैं। इसलिए मूवी का नाम भी है रश्मि रॉकेट। रश्मि की मम्मी गांव की प्रधान होती हैं, जो महिला अत्याचार का जमकर विरोध करती हैं और उतना ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का समर्थन करती हैं। रश्मि के गांव के थोड़े ही दूर आर्मी ट्रेनिंग कैंप होती है। जब रश्मि छोटी थी तब वह अपने पापा के साथ जाती थी, और अब वहीं आर्मी का सोल्जर का गाइड बनकर, क्योंकि वो वहां के हर जगह से अच्छी तरह से वाकिफ है। एक दिन जब वो लोग कुछ सोल्जर के साथ ट्रैक पर गए होते हैं, तभी एक सोल्जर ट्रैक करते करते लैंड माइन के साइड चला जाता है। उसको बचाने के लिए कैप्टन गगन ठाकुर उसके पीछे भागता है, बट कैप्टन गगन ठाकुर से पहले रश्मि बचा लेती है। रश्मि को इतना तेज भागते देख कैप्टन कहता है, तुम्हें तो रेस में भागना चाहिए। और रात में उसकी मम्मी से बात करने तक पहुंच जाते हैं, मगर रश्मि फिर भी मना कर देती है। एक दिन कैप्टन पूछ ही लेते हैं, आखिर तुम भागने से इतना भाग क्यों रही हो? रश्मि कहती है, एक बार भागी थी स्कूल में, उसी टाइम अर्थक्वेक आ गई और पापा छत के नीचे दब गए। मैं कितना भी तेज क्यों ना दौड़ लूं, मगर उस दिन अपने पापा को बचा नहीं सकी। तो बस। ऐसा नहीं है कि रश्मि के मम्मी भाई उसे रेस करने के लिए नहीं कहे होंगे। कहे, कई बार कहे, हमेशा। बट रश्मि हमेशा मना करती रही। मगर आज अनजान लड़का कैप्टन गगन के कहने पे वही रश्मि रेस करने के लिए तैयार हो जाती है। पता नहीं क्यों। घर वाले भी खुश हो जाते हैं, उन्हें क्यों से क्या मतलब। और रश्मि स्टेट ट्रायल के लिए चली जाती है, जहां उसको बताया जाता है, तुम्हें ट्रायल में सेलेक्ट होने के लिए 13 सेकंड में रेस पूरा करना होगा। बट रश्मि 11 सेकंड में ही रेस पूरा कर लेती है और सेलेक्ट हो जाती है, और स्टेट लेवल रेस में गोल्ड भी जीत लेती है। अब इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन उसके बारे में बात करने लगते हैं। ये लड़की बहुत अच्छा दौड़ रही है, थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो इंटरनेशनल जीत सकती है, इसे इंडिया को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। बट एसोसिएशन के हेड दिलीप चोपड़ा सर कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल रेस कंपटीशन करने के लिए स्किल के साथ साथ माइंड सेटअप भी जरूरी होती है, और मना कर देते हैं। फिर कुछ लोग वोट करते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि रश्मि इंटरनेशनल में भागे। और रश्मि इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन पहुंच जाती है, जहां उसको इंटरनेशनल रेस के लिए ट्रेन करते हैं। उसके कोच तेजस मुखर्जी सर सभी प्लेयरों से मिलवाते हैं, वैदेही, प्रियंका, निहारिका। वैदेही उसकी बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाती है और सभी प्लेयरों के बारे में बताने लगती है। कहती है, एक ही तुम्हारे टक्कर की है निहारिका, टैलेंटेड भी है और कनेक्टेड भी। सीनियर सेलेक्टर दिलीप चोपड़ा की बेटी है, तो थोड़ी एटीट्यूड भी रखती है। जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो निहारिका अपना रेस 11.90 में पूरा करती है, तो रश्मि अपना 11.64 में। अब निहारिका और उसकी फ्रेंड प्रियंका रश्मि से जलने लगते हैं। निहारिका तो कम, प्रियंका कुछ ज्यादा ही जलने लगती है। पता नहीं क्यों, शायद इसे ही लड़कियों में रियल दोस्ती कहते होंगे, अब हमें क्या पता। अब उसकी हर चीज पे कमेंट होने लगती है, जैसे तू क्या खाती है, तेरी बॉडी तो मर्द टाइप से है, और ये तेरे बाल। रश्मि को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और प्रियंका से लड़ जाती है, जिसके बदले रश्मि को ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने होते हैं। हाँ, सभी को पता है कि गलती प्रियंका और निहारिका की है, बट निहारिका एसोसिएशन की हेड दिलीप चोपड़ा की बेटी है, तो गलती नहीं देखी जाएगी। अब वो लोग 100x4 रेसिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सभी सिलेक्टर भी होते हैं वहां पे। रश्मि बैटन सही से पास करती है, बट निहारिका जानबूझकर गिरा देती है, जिसके बदले रश्मि को बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ती है। और अगले दिन एशिया गेम स्टार्ट होने वाली होती है, जिसमें रश्मि गोल्ड जीतती है, तो निहारिका सेकंड आती है। और जब 100x4 रेसिंग होती है, तो निहारिका गिर जाती है और काफी पीछे हो जाती है,
जब बैटन रश्मि को मिलता है तो वो दिलो जान लगा देती है और रेस जिता लेती है। पूरा स्टेडियम रश्मि के नाम से चिल्लाने लगती है। रश्मि जब रूम आती है तो एक नर्स आती हैं और उसको कुछ टेस्ट के लिए ले जाती हैं। जब रश्मि वापस आती है तो कुछ पुलिस वाले आते हैं और रश्मि को पकड़ कर ले जाते हैं और थाना में बंद कर देते हैं। इन सब के बारे में जब कैप्टन गगन को पता चलता है तो वो तुरंत थाना आता है और रश्मि को छुड़ाता है। एक्चुअली मीडिया में हल्ला हो गया होता है कि रश्मि एक लड़की ही नहीं है, शायद वो एक मर्द है या ट्रांसजेंडर। अब रश्मि और कैप्टन साथ में रहने लगते हैं, लेकिन रश्मि अब बहुत उदास हो गई होती है। एक तो वो रेस नहीं करना चाहती थी और करी तो ये प्रॉब्लम। कैप्टन रश्मि को खुश करने के लिए शादी के लिए प्रपोज करता है और रश्मि मान जाती है और उन दोनों की बहुत जल्द शादी भी हो जाती है। कैप्टन गगन उसे बार बार एसोसिएशन के खिलाफ केस करने को कहता है, बट रश्मि हर बार मना कर देती है। लेकिन 4 महीने बाद रश्मि हाई कोर्ट में इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन के खिलाफ केस कर देती है, जहां एक बार फिर रश्मि मीडिया में आ जाती है। एक लेडीज डॉक्टर मीडिया पे सवाल उठाते हुए कहती हैं, क्या आपने हमारी रिपोर्टिंग क्वालिटी देखी है? क्या रश्मि मर्द है? क्या वो फ्रॉड है? नहीं, क्या आप स्टूपिड हैं क्या? 100%। रश्मि एक बहुत अच्छी एथलेटिस्ट है। एसोसिएशन को उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको और हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। रश्मि एक रॉकेट है, उसे उड़ने दो। हाँ, मैं जानती हूँ कुछ लेडीज में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो औरत नहीं है। अब मीडिया में काफी हल्ला हो गया होता है तो एसोसिएशन भी उसके बारे में सोचने लगती है। जो कुछ भी हुआ है ऑफिशियल तरीके से हुआ है और कंसल्टिंग पेपर में रश्मि ने तो खुद साइन की है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। इसित रश्मि का लॉयर अब रश्मि से सब कुछ पूछताछ करने लगता है। इसित कहता है, वो लोग कहेंगे ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, लड़ना है तो इंटरनेशनल पॉलिसी से लड़ो। रश्मि कहती है, इंटरनेशनल पॉलिसी एक तरफ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है यहाँ इंडिया में हुआ है, मैं उसे क्वेश्चन कर रही हूँ। कोर्ट में इसित कहता है, 5 अक्टूबर को जब रश्मि पुणे पहुंची तो उसे एसोसिएशन अप्रूव मेडिकल फैसिलिटीज ले जाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि नॉर्मल रूटीन चेकअप है। लेकिन वहां उसको 6 घंटे तक रखा जाता है और वहां बिना उसके किसी नॉलेज के उस पर जेंडर टेस्ट किया जाता है। एसोसिएशन का लॉयर मंगेश कहता है, रश्मि ने कंसल्टिंग पेपर खुद साइन किए हैं, ये टेस्ट उसकी नामर्जी या जानकारी के बगैर नहीं हुआ है। इसित कहता है, हाँ रश्मि ने साइन किया है, बट उसको पता नहीं था कि वो कहाँ साइन कर रही है, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। लॉयर मंगेश कहता है, जेंडर टेस्ट के प्रोटोकॉल इंटरनेशनल काउंसिल ने सेट किया है, ना कि हमने। एसोसिएशन बस वो रूल फॉलो करती है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, जेंडर टेस्ट के रिजल्ट में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा 10 नैनोमोल पर लीटर ऑफ ब्लड से ज्यादा है तो उसे एसोसिएशन बैन कर देती है, और रश्मि के केस में 11 नैनोमोल पर लीटर ऑफ ब्लड से थोड़ी ज्यादा है। जज कहती हैं, सब कुछ रूल बुक के मुताबिक हुआ है, एसोसिएशन का हक बनता है वो रश्मि को बैन करें। केस कहाँ है इसमें? इसित कहता है, नहीं योर ऑनर, रश्मि का केस टेस्टोस्टेरोन लेवल का ही नहीं है, बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट वायलेंस का भी है। 6 घंटे तक आपको बिना बताए आप पे टेस्ट किए जाते हैं, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपको नंगा करके अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जाता है। किस तरह का कानून हमें हक देता है कि हम किसी की काबिलियत या किसी की कॉन्फिडेंस पे इस तरह के सवाल उठाएं? और हमारी मीडिया नेशनल हीरो को औरत होने पर ही सवाल उठा रहे हैं। और जेंडर टेस्ट के कुछ ही घंटे बाद एसोसिएशन के प्रॉपर्टी पे कुछ मेन पुलिस आ जाते हैं और इलीगल तरीके से रश्मि को अरेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि ये औरत ही नहीं है, लेकिन जेंडर टेस्ट के बाद पुलिस तक पहुंचाई किसने? ये सारे सवाल एक षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं और केस ट्रायल तक पहुंच जाती है। कोर्ट में इसी तब दिलीप चोपड़ा को बुलाता है और पूछताछ करने लगता है। वो कहता है, आप एसोसिएशन के कोर मेंबर हैं कब से? 6 साल से।
तो आप तब भी एसोसिएशन के हेड थे जब वनीता कुमारी पे ये टेस्ट हुआ और उसने अपनी जान ले ली। वनीता के सुसाइड के बाद एसोसिएशन को चिंता नहीं हुई? क्या किसी को नहीं लगा कि इस टेस्ट के पीछे के अप्रोच को बदलनी चाहिए? दिलीप चोपड़ा कहता है, हाँ हम लोगों की बात हुई थी, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ है, हमने तो नहीं बनाए और इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। इसित कहता है, मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया। आपने अपनी बेटी निहारिका को आगे बढ़ाने के लिए रश्मि का करियर और क्रेडिबिलिटी दोनों खराब कर दी, क्योंकि आप अच्छे से जानते थे कि रश्मि आपकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड है और तेज भी। निहारिका कहती है, रश्मि एक बहुत अच्छी प्लेयर है, बट उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। उसके कोच सर तेजस मुखर्जी भी यही कहते हैं, रश्मि बहुत गुस्से वाली है, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। एक बार उसकी प्रियंका से लड़ाई भी हो चुकी है। वैदेही कहती है, नहीं, रश्मि प्रियंका को तब मारी जब बार बार उसे लौंडा बुलाते थे। निहारिका और प्रियंका उसे उकसाते रहते थे। अब इसित उस इंस्पेक्टर को बुलाता है जिसने रश्मि को अरेस्ट किया था। इंस्पेक्टर फंस गया होता है क्योंकि वो जेम्स पुलिस के साथ जाकर रश्मि को अरेस्ट किया था। वो सब कुछ बता देता है। वो कहता है, मुझे हॉस्टल से प्रियंका ने कॉल करके बुलाया। अब प्रियंका कहती है, मुझे रश्मि ने मारा था और मैंने इन सब के बारे में अपने अंकल दिलीप चोपड़ा सर को बताया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि पुलिस को कॉल करके ऐसा बोलना है। मुझे रश्मि से बदला लेना था, मैंने वैसा ही किया। अब केस साफ हो गया होता है कि रश्मि के होते निहारिका नंबर 1 नहीं बन सकती। इसीलिए दिलीप चोपड़ा ने इंटरनेशनल रूल का फायदा उठा के रश्मि को बैन करा दिया। वो चाहते तो ऑफिशियली तरीके से कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसित कहता है, हाँ मैं जानता हूं कुछ लोगों में अनफेयर एडवांटेज होते हैं, जैसे माइकल फिलिप्स के हाथ एक एवरेज इंसान से ज्यादा बड़े हैं, जैसे बोल्ट के घुटने में एक एक्स्ट्रा रेयर मसल है। क्या इन्हें बैन कर देना चाहिए? नहीं। कुछ लोगों ने वीरेंद्र सहवाग के खेलने के टेक्निक को बहुत क्रिटिसाइज किया, फिर भी उन्होंने 2 बार ट्रिपल सेंचुरी मारी। क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए? नहीं। हाँ ये सच है कि कुछ लेडीज में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा ज्यादा होती है, ये सच है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लेडीज नहीं है। आज रश्मि 4 मंथ प्रेग्नेंट है। क्या हुआ? अब वो काफी हद तक औरत है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उसने मुझे यूज नहीं करने दी। जज कहती हैं, मैं रश्मि के ऊपर लगे इंटरनेशनल बैन को तो नहीं हटा सकती, मगर मैं इंडिया में होने वाले गेम पर लगे सारे बैन को हटाती हूँ। निहारिका के पापा जो कुछ भी किए होते हैं उसके बारे में निहारिका को कुछ भी पता नहीं होता। वो उसकी फ्रेंड प्रियंका के साथ मिलकर किए होते हैं। और निहारिका हॉस्टल में किए गए अपने मिसबिहेवियर के लिए रश्मि से माफी मांगती है और एक रेस में दोनों साथ में भागते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, शायद ना भी। थैंक यू।